हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हम आरबीआई की सब्सिडीज के बारे में पढ़ रहे थे और आज जिस सब्सिडीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर भी उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को उसके बारे में पता ही होना चाहिए, इसीलिए वो आपके एग्जाम में भी आती रहती है। तो आज हम जिस सब्सिडी का बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, हम जो आरबीआई की सब्सिडी कवर कर रहे थे उसमें हम RBIH के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। RBIH स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि लेटेस्ट सब्सिडी है आरबीआई की। और उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं DICGC के बारे में, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में। और जो बाकी की 3 सब्सिडीज बची हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं DICGC के बारे में। देखिए दोस्तों, कभी ना कभी आपने ये सुना होगा कि अगर बैंक रन की सिचुएशन हो जाए, बैंक रन मतलब बैंक डूब जाए, बैंक बंद हो जाए, तब भी आपका जो बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, सेव है, डिपॉजिट है, वो पैसा सेफ है। अगर बैंक उस पैसे को नहीं दे पाता है तो आरबीआई उस पैसे को देता है। आखिर आरबीआई उस पैसे को कैसे देता है? तो आरबीआई ने उस पर्पज के लिए अपनी क्या बनाई हुई है, एक सब्सिडी बनाई हुई है DICGC। तो दोस्तों, ये DICGC ही उस पैसे को रिटर्न्स करती है डिपॉजिटर्स को, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। ये अप टू 5 लाख रुपए तक ही रिटर्न कर पाती है कस्टमर्स को, पर कस्टमर को, ठीक है, पर डिपॉजिटर को अप टू 5 लाख रुपीज ही कर पाती है। तो मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। DICGC आखिर क्या है और इसको कब बनाया गया था? दोस्तों, DICGC एक्ट 1961 के अंदर बनाया गया था और इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था 15 जुलाई ऑफ 1978 को। इसको कब बना दिया गया था? 15 जुलाई 1978 में, 15 जुलाई ऑफ 1978 को इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था और उस ऑर्डिनेंस को बाद में कानून के रूप में बदल दिया गया था, यानी कि इसको एक्ट में बाद में बदला गया था। इसलिए एक्ट आपको क्या लगेगा? बाद में लगेगा कि भाई एक्ट बाद में आया है। तो एक्ट कब आया है? 1961 में। उस ऑर्डिनेंस को कन्वर्ट कर दिया गया था किसके अंदर? एक्ट के अंदर। और एक्ट का नाम क्या है? DICGC एक्ट 1961। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 78 के अंदर किया गया था। और ये कंप्लीटली ऑन्ड बाय आरबीआई है, तो ये आरबीआई की फुल्ली ऑन्ड सब्सिडीज में से एक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है जहां पर आरबीआई का हेडक्वार्टर है, मुंबई के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर। और बात करते हैं इसके चेयरमैन की, कि इसका प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा, जो कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर भी है, जो कि आरबीआई के क्या है? डिप्टी गवर्नर है। तो जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें से एक डिप्टी गवर्नर को यहां पर अपॉइंट किया जाता है। और किसको अपॉइंट किया गया है? यहां पर माइकल देवव्रत पात्रा को यहां पर इसके चेयरमैन के रूप में बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट को जो डेवलपमेंट के काम है वो करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। और गवर्नमेंट के पास कहां से आता है? आप लोगों के टैक्स से आता है। और अगर मान लो और बोरोइंग करनी हो तो और बोरोइंग कहां से करेंगे? बैंकों से लेकर करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन बैंकों के पास पैसा कहां से आता है? वहां पर भी आप लोग ही डिपॉजिट करते हैं। लेकिन इनिशियल फेज में जब बैंकिंग सेक्टर इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा था, आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, तो लोगों का बैंकिंग सेक्टर के अंदर ट्रस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि बैंक रन हो जाता था, बैंक भाग जाता था, बैंक डूब जाता था, ठीक है। तो लोगों का बैंकिंग सेक्टर के अंदर ट्रस्ट नहीं था कि ये अगर बैंक के अंदर पैसा जमा किया तो कल को बैंक डूब भी सकता है और बंद भी हो सकता है। और हम पास्ट में देखो तो ऐसे बहुत सारे बैंक रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोगों का, सिटीजन्स का क्या करना था? ट्रस्ट डेवलप करना था। उसके लिए गवर्नमेंट को और आरबीआई को एक बात समझ में आ गई थी कि इनको हमें गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसी पर्पज के लिए जो डिपॉजिटर्स हैं हमारे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी डिपॉजिट्स की सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या बनाया था? DICGC को बनाया था। और दोस्तों, आज के समय में तो ये आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी दे रहा है, ठीक है।
पहले ये 5 लाख रुपए की गारंटी नहीं देता था। जब इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये केवल 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपीज तक की ही गारंटी प्रोवाइड करता था। धीरे धीरे इस अमाउंट को 5000 लाया गया, 10,000 लाया गया, फिर धीरे धीरे 50,000 लाया गया, फिर 1 लाख था। 1 लाख रुपए की गारंटी तो केवल अभी 2020 तक थी। 2020-21 का जब बजट आया था उसके अंदर इसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। नहीं तो ये अभी तक भी, रिसेंट तक भी क्या था, 4 साल पहले तक भी क्या था, केवल 1 लाख रुपए की ही गारंटी प्रोवाइड करता था। 1 लाख की गारंटी का मतलब क्या है कि अगर बैंक डूब गया और आपके 10 लाख जमा है भले ही, तो ये आपको केवल 1 लाख रुपए तक ही रिटर्न कर सकता है। और अगर मान लो आपके 50,000 डिपॉजिट है तो ये आपको कंप्लीट 50,000 रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट। तो ये इसकी थोड़ी सी कहानी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। क्या सर किसी भी बैंक के अंदर मैंने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, सभी बैंकों की डिपॉजिट सेफ हैं, उनके सभी के सभी इंश्योर्ड हैं, ठीक है? तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय द DICGC। तो इंडिया के अंदर जितने भी प्रकार के बैंक, ठीक है, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, DICGC के द्वारा इंश्योर्ड हैं। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, अब तो 12 ही बैंक बचे हैं, चाहे वो RRB हो, ठीक है, रूरल बैंक जो हैं 43 बैंक बचे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे इवन फॉरेन बैंक्स हो जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी इसके द्वारा क्या है, इंश्योर्ड हैं, ठीक है। और चाहे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ दीजिए, कोऑपरेटिव बैंक्स सभी प्रकार के, ठीक है, वो भी क्या है, इसके द्वारा इंश्योर्ड हैं। तो याद रखना है कि इंडिया के अंदर जितने भी प्रकार के बैंक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सभी के सभी क्या हैं, इसके द्वारा इंश्योर्ड हैं। तो ऑल कमर्शियल बैंक्स, तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो सारे के सारे इसके द्वारा इंश्योर्ड हैं। तो क्या सर हमें खुद इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी होती है क्या? नहीं बेटा, आपको इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी होती, बैंक खुद अपना इंश्योरेंस कराता है। बैंक खुद इसकी जो EMI है वो DICGC को पे करता है, तो आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी होती, ठीक है। बैंक अपनी सेफ्टी के लिए इससे क्या कराता है, इंश्योरेंस कराता है, और यही इसका क्या होता है, इनकम सोर्स होता है, किसका, DICGC का। तो जितने भी टाइप के बैंक हैं इंडिया के अंदर वो सारे के सारे, चाहे लोकल एरिया बैंक हो, ठीक है, चाहे रीजनल रूरल बैंक हो, सारे के सारे क्या है, इसके द्वारा कवर्ड हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक है, सभी के सभी कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इसके द्वारा कवर्ड हैं। लेकिन जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो इसके द्वारा इंश्योर्ड नहीं होती हैं, वो इसके द्वारा इंश्योर्ड नहीं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी सोसाइटी जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, वो DICGC के द्वारा कवर नहीं की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है और दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है, वहां पर कोई कोऑपरेटिव बैंक भी नहीं है। और मजे की मैं बात बताता हूं आपको कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आपकी यूनियन टेरिटरी है, यहां पर तो कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक भी नहीं था अप्रैल 2024 तक। अप्रैल 2024 में HDFC ऐसा पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है जिसने अपनी ब्रांच यहां पर ओपन की है। वहां पर केवल जो हमारे सरकारी बैंक है उन्हीं बैंकों की एक आधी ब्रांच है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कोई भी बैंक अप्रैल 2024 से पहले यहां पर था ही नहीं, किसी की ब्रांच ही नहीं थी। अभी प्राइवेट सेक्टर का जो पहला बैंक है HDFC, उसने अपनी पहली ब्रांच ओपन की है यहां पर लक्षद्वीप की कैपिटल के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि सभी टाइप के जो हैं बैंक क्या है, इसके द्वारा कवर्ड है। आखिर ये किसको कवर करता है, किन चीजों को कवर करता है? सर मैंने लोकर के अंदर कुछ डिपॉजिट कर रखा है, उसको कवर करता है क्या? नहीं, ये जितने भी टाइप के आपने बैंक अकाउंट ओपन कर रखे हैं उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो उनमें से कौन कौन शामिल है? आपका करंट अकाउंट हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, रिकरिंग अकाउंट हुआ, फिक्स्ड अकाउंट हुआ। वो चारों टाइप के अकाउंट अगर आपने किसी बैंक के अंदर ओपन कर रखे हैं तो सारे के सारे क्या हैं, इसके द्वारा इंश्योर्ड हैं ऑटोमेटिकली। उनके अंदर जो पैसा रखा है वो क्या है, सेफ है आपका। और ये किस टाइप के डिपॉजिट्स को, ठीक है, किस टाइप की डिपॉजिट को इंश्योर्ड नहीं करता है, किन के लिए लायबल नहीं है कि अगर उस टाइप, अगर बैंक रन हुआ, बैंक भाग गया, बैंक फेल हो गया, तो ये किस टाइप की डिपॉजिट्स को रिटर्न नहीं करेगा? तो उसमें सबसे पहला नाम है डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स। अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट्स ने किसी ऐसे बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट किए हैं जो बैंक डूब गया है,
तो डीआईजीसी लायबल नहीं है उसको पे करने के लिए। तो फॉरेन गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स होंगी वो भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक एक्स बैंक मान लेते हैं, वो बैंक डूब गया और उस बैंक के अंदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे डिपॉजिट थे, तो डीआईसीजीसी उस पैसे को रिटर्न नहीं करेगी, उसके लिए लायबल नहीं है, वो इंश्योर्ड नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरबैंक की। ठीक है, एक्स बैंक का हमने एग्जांपल लिया था। अगर मान लो वाई बैंक की एक्स बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हो रखी हैं, तो वाई बैंक की डिपॉजिट्स को भी ये इंश्योर्ड नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। कौन? डीआईसीजीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है, लोकल एरिया बैंक से भी छोटे टाइप के बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से भी छोटे टाइप के बैंक होते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। उन बैंकों की जो डिपॉजिट्स हैं उनको भी ये क्या नहीं करेगा, ये कवर नहीं करेगा, वो इंश्योर्ड नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ऐसी कोई पेमेंट जो इंडिया से बाहर रिटर्न करनी है, उसके लिए भी ये लायबल नहीं होगा, ये इंश्योर्ड नहीं होगा। और उसके अलावा एनी अमाउंट विच हैज बीन स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द कॉर्पोरेशन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अगर इसने किसी और स्पेसिफिक टाइप की पेमेंट को ना पे करने के लिए आरबीआई से अप्रूवल ले ली है, तो वो भी क्या होगी, इसके द्वारा इंश्योर्ड नहीं होगी। किसके द्वारा? डीआईसीजीसी के द्वारा। तो ये आपको याद रखनी है कि ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स हैं, इनके लिए लायबल नहीं होता है। डीआईसीजीसी किन के लिए लायबल होता है? करंट, सेविंग, फिक्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए ही लायबल होता है। उसके बारे में बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने रुपए तक की ये आपको इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करता है। कौन? डीआईसीजीसी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रेजेंट में ये 5 लाख रुपए की आपको गारंटी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बैंक के अंदर 5 लाख रुपए डिपॉजिट हैं और बैंक डूब गया, भाग गया, तो वो 5 लाख रुपए कौन रिटर्न करेगा? आरबीआई की ये सब्सिडरी डीआईसीजीसी आपको रिटर्न करेगी। तो ईच डिपॉजिटर इन बैंक इज इंश्योर्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। और ये 5 लाख कब किया गया है? ये 2020 का जो बजट आया था उसके अंदर अनाउंस किया गया था और उसके बाद आरबीआई ने इसको लागू कर दिया है। उससे पहले कितना अमाउंट चलता था? 1 लाख रुपए चलता था। ठीक है, तो केवल 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड है। तो सर अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी हो चुका है, 2-4 साल पहले डिपॉजिट किए थे, तो उसमें मान लीजिए मैंने कहा कि एक एक्स अमाउंट और एड ऑन हो गया है, चलो हम 50,000 मान लेते हैं, कुछ समय पहले डिपॉजिट किया था और कुल मिलाकर अब कितना हो गया है? 5,50,000 हो गया है। तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? तो मैक्सिमम लिमिट मैंने बताई आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम आपको 5 लाख ही मिलेगा। और अगर सर मैंने 4 लाख डिपॉजिट कराया है और मान लो उसके ऊपर 50,000 इंटरेस्ट हो चुका है, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? आपको 4,50,000 मिलेगा, यानी कि विद इंटरेस्ट मिलेगा। इट मींस प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को मिलाकर दोनों मिलेंगे आपको, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 5 लाख की होगी। प्रिंसिपल भी मिलेगा आपको, इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज तक मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इफ द कस्टमर हैज अकाउंट इन डिफरेंट बैंक्स, ठीक है, if the customer has account in different bank, all of those accounts are insured to maximum of 5 lakh each. If a customer has different banks नहीं कहेंगे हम, different accounts in a bank, different अकाउंट्स इन ए बैंक। इट मीन्स अगर मान लीजिए, चलो हम दोनों एग्जांपल ले लेंगे, एक ही बैंक के अंदर मैंने अलग अलग ब्रांच में या सेम ही ब्रांच के अंदर 5 अलग अलग क्या किए हैं, मैंने अकाउंट ओपन किए और सभी में मैंने 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, और वो बैंक डूब गया, तो क्या मुझे 25 लाख मिलेंगे या ओनली 5 लाख मिलेंगे? तो अगर आपने एक ही बैंक के अंदर मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन किए हुए हैं, तो आपको केवल सभी का मिलाकर कुल 5 लाख ही मिलेगा, 25 लाख नहीं मिलेगा। तो उन सभी अलग अलग अकाउंट्स को क्या काउंट किया जाएगा? सिंगल अकाउंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी आपको लॉस हो सकता है। तो जब भी आपके पास 5 लाख से ऊपर का अमाउंट हो, तो कोशिश करें सेम बैंक के अंदर डिपॉजिट ना करें, आपके पास मल्टी बैंक अकाउंट होने चाहिए, उनके अंदर क्या करें, आप डिपॉजिट करने की कोशिश करें, अलग अलग बैंकों के अंदर अकाउंट ओपन करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ अकाउंट्स आप प्राइवेट बैंक के साथ मेंटेन करें और कुछ गवर्नमेंट बैंक के साथ मेंटेन करें, कि
जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप वहां पर अपनी ट्रांजेक्शन अच्छे से कर पाए, ठीक है। कई बार स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, हॉलीडे वगैरह हो जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, सर्वर खराब हो जाता है, तो वहां पर आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन रहता है, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं कि दो बैंक हैं, उनके अंदर मैंने अकाउंट, ए और बी दो बैंक हैं, उनके अंदर हमने अकाउंट ओपन कराया है और दोनों ही बैंक डूब गई, तो अब मुझे 5 लाख मिलेगा, मान लो। और दोनों के अंदर कितने कितने जमा है, 5-5 लाख रुपए जमा है, तो मुझे अब कुल 5 लाख मिलेगा या दोनों के 5-5 लाख मिलेंगे? अब भाई दोनों बैंक क्या हो गए, सेपरेट, अलग अलग हो गए, तो दोनों की तरफ से 5-5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, टोटल 10 लाख उस कंडीशन में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये भी हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। हाउएवर इफ देयर आर मोर अकाउंट इन सेम बैंक, ऑल ऑफ दीज आर ट्रीटेड एज ए सिंगल अकाउंट, ये हमने पढ़ लिया। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय इंश्योर्ड बैंक इटसेल्फ, आपको इंश्योरेंस पे करने की जरूरत नहीं होती। कौन पे करता है इंश्योरेंस प्रीमियम? खुद बैंक पे करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी लास्ट स्लाइड है और यहां पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में इनिशियली डीआईसीसी को बनाया गया था, तो ये केवल आपको 1500 का ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। उसके बाद 68 के अंदर, 1968 के अंदर इस अमाउंट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 5000 कर दिया गया था। फिर 1970 के अंदर इसको 10,000 कर दिया गया था। फिर 1976 के अंदर इसको कितना कर दिया गया था, 20,000 कर दिया गया था। उसके बाद 1980 में इसको 30,000 कर दिया गया था और उसके बाद 93 के बाद इसको 1 लाख रुपीस कर दिया गया था और अब प्रेजेंट में इसको कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये 5 लाख रुपए कब इंक्रीज किया गया था, 2020 के बजट के अंदर इसको क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया था। अगर डीआईसीसी से रिलेटेड फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है बेटा, यहां पर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में कितना अमाउंट मिलेगा, क्या सिचुएशन रहेगी। तो आप जो भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका जरूर आपको आंसर दूंगा। अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।